नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है मिशन ज्ञान के ई कक्षा चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जा रही होगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि साहब हमारा 12वीं इतिहास का पेपर जो है वो बढ़िया तौर पर कंप्लीट हो गया। पर क्या इस पेपर में सारी की सारी वो चीजें आई जो हमने पढ़ी थी? भाई हम बातें ये कर रहे थे कि भाई 95% से अधिक अंक लेकर आने का हमने जो सपना देखा है, क्या वो बिल्कुल पूरा होगा या नहीं होगा? क्या हमारे एग्जैक्ट क्वेश्चन आए या ना आए? तो अपन एक एक क्वेश्चन का यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हमने इसको कहां पर पढ़ा था। देखो, इन सभी लाइव क्लासेस के दौरान हमने सारे के सारे क्वेश्चन को, रिवीजन मॉड्यूल्स के दौरान सारे के सारे क्वेश्चन को, सारे के सारे टॉपिक को कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करी थी। तो अपन एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं कि साहब किस हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन है। एमसीक्यू के अंदर एक क्वेश्चन फर्स्ट आया कि साहब सिंधु घाट सभ्यता का स्थल कालीबंगा निम्न में से किस राज्य के अंदर स्थित है? तो ये हमने पूर्णतः चैप्टर नंबर फर्स्ट जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था साहब कि कालीबंगा जो है वो पूर्णतः राजस्थान के अंदर स्थित है। जब अपन इसको पढ़ रहे थे तो अपन ने बढ़िया तौर पर देखा था। डायरेक्ट क्वेश्चन था, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो बस्ती के अंदर कितने भागों के अंदर विभाजित किया गया? वापस फर्स्ट क्वेश्चन से आया है। ये भी हमने पूर्णतः पढ़ा था कि साहब दो पार्ट्स के अंदर यहां पर डिवाइड किया है। एक छोटा भाग है, एक बड़ा भाग है। छोटा भाग हमें देखने को मिलता है ऊंचाई पर है, दुर्गीकृत वाला भाग। दूसरा भाग यानी बड़ा भाग हमें देखने को मिलता है निचले शहर के तौर पर जाना जाता है। तो ये अपन ने बिल्कुल क्वेश्चन देखा था, एज इट इज जो है वो पूर्णतः यहां पर क्वेश्चन आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन साहब, तीर्थयात्री ह्वेनसांग जो है वो किस देश से आए? तो जब अपन ये इंपॉर्टेंट तौर पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तब अपन ने ह्वेनसांग का नाम पढ़ा था और हमने ये भी चर्चा करी थी कि साहब ये जो चीनी यात्री थे इनका बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है इतिहास के बारे में। जो जो इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है तीसरे नजरिए से देखने को मिलती है प्राचीन भारत के टाइम पर, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हम लिख सकते हैं साहब कि चीन से वो आए थे। इस क्वेश्चन को अपन ने शानदार तौर पर पढ़ा था। और कौन सा क्वेश्चन? भाई एक क्वेश्चन ये आया कि आपके विचार से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ? तो हमने इस टॉपिक को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ा था कि साहब सिंधु घाटी सभ्यता के क्या क्या जो है वो पूर्णतः अंत के कारण हो सकते हैं, कि अंत जो है वो किस प्रकार हुआ था। इन सभी बिंदुओं के ऊपर अपन ने चर्चा करी थी। अपन ने ये भी समझा था कि साहब एनसीईआरटी क्या बताने की कोशिश करती है। साथ साथ में मैंने आपको कुछ और स्कॉलर्स की भी राय बताई थी कि मॉर्टिमर व्हीलर जो है वो क्या सोचते हैं कि साहब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत क्या हुआ था। तो अपन ने सारे परिवेक्षों से इन चीजों को देखने की कोशिश करी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, अच्छा आंसर अपन पॉइंट बाय पॉइंट यहां का लिख सकते थे। एक क्वेश्चन एमसीक्यू का हमें देखने को मिला कि साहब जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थंकर रह चुके थे? डायरेक्ट क्वेश्चन जो अपन ने रिवीजन मॉड्यूल के सेम टाइम। और ये जो लास्ट की 3 दिन की जो अपन ने क्लासेस लगाई थी जिसके अंदर एग्जाम से पहले रिवीजन करना था, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन अपने यहां पर अटके। जैसे ये क्वेश्चन है वो आया कि साहब जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी से पहले कितने तीर्थंकर थे? तो अपने को याद रखना है पहले कितने तीर्थंकर रह चुके थे। तो भैया 23 तीर्थंकर रह चुके थे। महावीर स्वामी खुद 24वें तीर्थंकर थे। डायरेक्ट क्वेश्चन अपना यहां पर फिल इन द ब्लैंक के अंदर आया था, यहां पर एमसीक्यू के अंदर आ गया। और कौन सा क्वेश्चन? तो साहब एमसीक्यू का एक क्वेश्चन था कि गौतमी पुत्र सिरी सतकर्णी जो है वो किस वंश से जुड़े हुए थे? तो जब अपन ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रहे थे, इस चैप्टर के दौरान हमने देखा था कि भाई एक ऐसा राजवंश जो था वो मात्र नाम का इस्तेमाल करता था। गौतमीपुत्र सिरी सतकर्णी का नाम हमने यहां पर देखा था और सतवाहना के तौर पर देखा था कि साहब ये सतवाहना राजवंश से पूर्णतः जुड़े हुए थे। डायरेक्ट आंसर अपन इसका बढ़िया तौर पर, शानदार तौर पर दे सकते थे, कोई समस्या वाली बात नहीं थी। और कौन सा क्वेश्चन? तो हमें यहां पर देखने को मिलता है कि ये दोनों क्वेश्चन जो है हमारी एक ही स्लाइड से अटक गए। कैसे क्वेश्चन? अपने को यहां पर देखना था कि साहब कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो भाई फ्रांसवा बर्नियर अपन ने देखा था साहब फ्रांस से जुड़ा हुआ है। इब्न बतूता अपने जो देखा था साहब मोरक्को अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। अब मार्को पोलो, इसी चैप्टर के जब एंड की अपन बात करते हैं तो वहां पर अपन ने मार्को पोलो के बारे में भी चर्चा करी थी। नेक्स्ट साथ ही साथ में ये कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर वाला जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था? तो देखो पूर्णतः यहां पर लिखा है इसकी पुस्तक कौन सी थी, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, फ्रांसवा बर्नियर से। तो दोनों क्वेश्चन जो है वो पूर्णतः इसी टॉपिक से अटके और डायरेक्ट क्वेश्चन अपने यहां पर आए। और कौन सा क्वेश्चन देखने को मिलता है? और हमें देखने को मिलता है मंदसौर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भाई पूरी तरीके से यहां पर पता चलता है कि मैंने यहां पर एक क्वेश्चन करवाया था एमसीक्यू के अंदर कि प्राचीन काल के अंदर मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था। तो भाई आंसर था दशपुर, फिल इन द ब्लैंक के अंदर। मैं जब आप लोगों को ये सारी की सारी बातें पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि जो अति लघुतरात्मक है और जो इंपॉर्टेंट तौर पे आपके रिक्त स्थान है और जो एमसीक्यू वाले हैं उन सभी को एक ही दृष्टि से अपने को देखना है। छोटे छोटे हैं, अगर अपन ने पूरी तरीके से उनको पढ़ ली तो अपन 3 टाइप के क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर पाएंगे। और कौन सा क्वेश्चन? तो साहब ये वाला जो क्वेश्चन है जो आपके बुद्ध की फिलॉसफी से रिलेटेड है, बुद्ध के दर्शन से रिलेटेड है। तो देखो भाई पूरी तरीके से रख रखा है अकॉर्डिंग टू डैश फिलॉसफी, यानी डैश दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। तो साहब बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व जो है वो अनित्य है। क्वेश्चन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपने ये लास्ट वाली रिवीजन क्लासेस भी देखी तो आपके शानदार नंबर यहां पर पूर्णतः आने वाले होंगे।
हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद डैश द्वारा प्रकाश में लाए गए। तो अपन को यहाँ पर पूर्णतः चर्चा करी थी, अपन ने इस मैकेंजी के बारे में पूर्णतः चर्चा करी थी और मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कार्टून बनाकर भी आपको याद दिलवाया था कि साहब मैंने खोज की है हम्पी की, मैकेंजी का नाम अपने को पूर्णतः याद रखा था। ये भाई 1800 को अपन टिक कर रहे हैं, कर्नल कॉलिन मैकेंजी का नाम पूर्णतः याद रखना था हम्पी की खोज के तौर पर। और कौन सा क्वेश्चन, 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग जो है वो डैश से आता है। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, सब अमेरिका से आता है। ये पूर्णतः फैक्ट मैंने आपके लिए बढ़िया तौर पर लिख रखा था एक्स्ट्रा पॉइंट्स के तौर पर, कि बाय चांस डायरेक्ट किताब में से कोई चीजें नहीं आई तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी हमें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ये अपना डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया सब 1800 के टाइम पर अमेरिका हमें देखने को मिलता है 3/4 भाई पूर्णतः लाया जाता था। ये अपने को देखने को मिलता है डायरेक्ट क्वेश्चन। और कौन सा क्वेश्चन देखने को मिलता है, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो अपने को देखने को मिलता है साहब 1793 के अंदर बंगाल में इस्तमरारी व्यवस्था या फिर जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त जो है वो पूर्णतः लागू किया गया। डायरेक्ट स्लाइड के अंदर आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कौन सा क्वेश्चन भाई, हमें यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन देखने को मिलता है कि व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने की? अब ये क्या है कि भाई क्वेश्चन दूसरा है, लेकिन ऑप्शन में मैंने आपको ये बात समझा दी थी कि साहब लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है वो सहायक संधि पूर्णतः लाए थे। तो साहब सब्सिडायरी अलायंस यानी सहायक संधि वाज डिवाइस्ड बाय, कौन लेकर आए थे? तो अपने को याद रखना है साहब लॉर्ड वेलेस्ली का नाम, पूर्णतः ही अपने को ध्यान रखना है। और हमें देखने को मिलता है साहब 13 दिसंबर 1946 को डैश ने संविधान के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो मैंने आपको बताया साहब उद्देश्य प्रस्ताव से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे अपन सबको इंपॉर्टेंट तौर पे याद रखने थे कि साहब कब लागू हुआ, कब पारित हुआ, किसने किया। अब ये जो क्वेश्चन है वो पूर्णतः, ये जो फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है, ये पूर्णतः एक क्वेश्चन में से उठ के आ गया कि साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो कब पेश किया? तो अपने को याद है साहब कि 13 दिसंबर को पेश किया। क्वेश्चन से ही यहां पर हमें आ गया एक और क्वेश्चन, तो भाई जुड़े हुए क्वेश्चन यहां पर पूर्णतः आ गए। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? मैंने आपको क्या बताया था भाई, क्रोनोलॉजी, आप ईयर इतने ज्यादा याद नहीं रखने, जो 10-15 ईयर अपन ने बार बार क्लासेस के अंदर डिस्कस किए थे उन्हीं को याद रखें। आप इतिहास को लेकर बड़े डरते हो कि ईयर याद करने हैं सर, आप ये भी परेशान हो रहे थे कि जो लास्ट में काल रेखा दी गई उसको याद करें या नहीं करें। तो मैंने आपको बताया था 15 से 20 ईयर जो अपन बार बार पढ़ते रहते थे उनको अगर याद कर लिया तो काम चल जाएगा। तो भैया क्रोनोलॉजी आई है, इसके अंदर पूर्णतः पहले देखने को मिलता है सबसे पहले घटना कौन सी हुई? तो सब जलियांवाला बाग घटना हुई थी। अपन इसको माइंड मैप के तौर पे, क्रोनोलॉजी की टेबल के तौर पर भी बढ़िया तौर पर याद किया था। छोटा सा स्लाइड का रिप्रेजेंटेशन आपके सामने। संविधान निर्माण के समय पर भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया। कैसे क्वेश्चन आया? जब अपन रिवीजन वाले क्वेश्चन कर रहे थे तब अंबेडकर साहब पे एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने इसी से जुड़ा हुआ आपको बी एन राव जी के बारे में बताया था। साथ साथ में जब अपन पढ़ाई कर रहे थे तब अपन ने डायरेक्ट फैक्ट के तौर पर पढ़ा था कि साहब बी एन राव जो थे वो कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, संविधान निर्माण के समय भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब अपन एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे तो अपन दूसरे ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक एमसीक्यू जो है वो अपने आपके लिए 4 फैक्ट बता रहा है, तो वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विजयनगर की स्थापना कब हुई? तो हमने सारी की सारी बात पढ़ी। अब बताओ ये क्वेश्चन कौन सा है कि स्थापना किसने की थी? तो अपन ने बता दिया साहब हरिहरन बुक्का ने की थी, लेकिन ध्यान रखने वाली है मैंने आपको ईयर भी बताया था इंपॉर्टेंट तौर पर कब हुई। तो साहब 1336 के अंदर विजयनगर की स्थापना हुई थी। 10 ईयर थे, 10 में से 6 ईयर जो है वो डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन पे आ गए। मैट्रिलिनी यानी मातृवंशिकता का अर्थ क्या होता है? ये मातृवंशिकता की डायरेक्ट डेफिनेशन देखने को मिलेगी। एनसीईआरटी जो थी उसको अपने को बिल्कुल पकड़ के चलना है, चाहे स्रोत हो। देखो कई सारे क्वेश्चन जो है वो स्रोत में से आए हैं। कई बच्चे कमेंट्स करते थे सर कि स्रोत को पढ़ना जरूरी है या नहीं है, तो भाई बिल्कुल जरूरी था और अच्छा हुआ अपन ने अच्छे तौर पे पढ़ा, अपन ने उनके क्वेश्चन भी किए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट आए हैं। काफी सारे क्वेश्चन में स्रोत हमें देखने को मिले। एक क्वेश्चन देखने को मिला कि आप कैसे कह सकते हैं कि सब सिंधु वासियों का सुदूर क्षेत्रों से संपर्क भी था? तो अपन ने पूरी तरीके से पढ़ा था कि सब सुदूर क्षेत्रों से भी सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका पूर्ण संपर्क था। हमने यहाँ पर ओमान की बात करी थी, बहरीन की बात करी थी, कहां से क्या चीजें आ रही थी उनके बारे में बात करी थी। साथ साथ में हमने ये भी देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कहां से कौन कौन सी चीजों का जो है आयात करते थे, इसके बारे में भी अपन ने बढ़िया तौर पर समझा था। डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे। पाटलिपुत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता था? डायरेक्ट क्वेश्चन, वो मौर्य साम्राज्य वाला जो चैप्टर है उसमें से अपने डायरेक्ट यहां पर पढ़ा था कि साहब पाटलिपुत्र जो थी वो राजधानी थी और अब इसे पटना के नाम से जाना जाता था। बढ़िया तौर पर आपके लिए हाईलाइट कर रखा था, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के तौर पर बता रखा था। और कौन सा क्वेश्चन आया? तो भाई इब्न बतूता के अनुसार दावा या डाक व्यवस्था क्या थी? अब ये जो क्वेश्चन है वो कहां पर है? जब मैंने आपको लाइव क्लासेस के दौरान पढ़ाया तब ये क्वेश्चन आया। जब अपन इसके कॉन्टिन्यूसली जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, टॉपिक वाइज जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उसके अंदर भी आया।
और जब रिवीजन अपन कर रहे थे तब भी ये क्वेश्चन आया, यानी अपन ने जब जब इस पढ़ा था इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करवाया था कि भैया ये क्वेश्चन 100% आएगा, और आया भी ये क्वेश्चन। साहब ये पूरा का पूरा जो है वो डाक व्यवस्था को पूर्णतः बता रहा है। डावा और उलूक दोनों के बारे में अपन ने चर्चा की थी, यहाँ पर डावा जो है वो पूर्णतः आ गया। तो साहब ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट आए भगवान की दया से। चलो भाई, अब शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह किस शहर में स्थित है? तो साहब एक तरफ सूफी संत और एक तरफ उनकी दरगाहों की टेबल अपनी एनसीईआरटी की किताब में दे रखी थी। तो मैंने आपको ये बताया था कि जहां जहां पर भी एनसीईआरटी टेबल बना रही है ना, तो अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अपन ने ये क्वेश्चन भी पूरी तरीके से रखा और इसका डायरेक्ट अपने ऑप्शन के हिसाब से आंसर आ गया। बिल्कुल अपन शानदार तौर पर इसका आंसर लिख सकते थे। और क्वेश्चन है साहब गोपुराम क्या है? तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, मंदिर स्थापत्य कला से एक क्वेश्चन 100% अटकेगा। गोपुरम अपन ने अति महत्वपूर्ण के दौरान किया, रिवीजन कर रहे थे जब टॉपिक वाइज तब किया, जब पढ़ रहे थे तब किया, जब बैक क्वेश्चन कर रहे थे तब किया। और यहां पर मैंने आपको बढ़िया तौर पर डायग्राम से सारी की सारी चीजें समझाई थी कि भैया इनको शानदार तौर पर पढ़ लेना, इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो भाई ऐसे ही डायग्राम अगर आप बनाकर आते हो तो और ज्यादा नंबर आपको पूर्णतः मिले होंगे। मुकद्दम या मंडल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो भैया अपन पूर्णतः चैप्टर पढ़ रहे थे, जो किसान राज्य और जमींदार वाला चैप्टर है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि पंचायत का सरदार एवं मुखिया कौन होता था, जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट था, तो स्पेसिफिकली आपके लिए अंडरलाइन यहां पर कर दिया। इसके अलावा साहब 1929 का लाहौर अधिवेशन किस दृष्टि से इंपॉर्टेंट था? तो मैंने इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बताई थी इंपॉर्टेंट तौर पे। भैया मैंने आपको क्या बताया था, जेएलएन प्लस पूर्ण स्वराज। क्या याद रख लो, जेएलएन प्लस पूर्ण स्वराज। तो आपको लिए बताया था कि साहब ये जो 1929 का 31 दिसंबर 1929 का जो लाहौर अधिवेशन, उससे एक क्वेश्चन अटकेगा, अटक गया। क्या साहब कि भाई जवाहरलाल नेहरू पूरी तरीके से जुड़े हुए थे, एक युवा पीढ़ी पूरी तरीके से जुड़ गई, और साथ साथ में पूर्ण स्वराज की बात यहां पर की गई। और इसी के लिए अगले साल यानी 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस जो है बढ़िया तौर पर मनाया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पे अटका। गरीबों के साथ अपना तादम्य स्थापित करने के लिए गांधी जी ने क्या किया? ये सारे के सारे फैक्ट्स के साथ गांधी जी ने ऐसी क्या चीजें करी जो अन्य नेता से उनको पूर्णतः अलग करती थी, एक एक पॉइंट पूर्णतः पढ़ा। इसके आगे अगर आपने वीडियो देखा है तो इसके आगे वाली स्लाइड में मैंने क्वेश्चन भी लिखाया था, जिसमें मैंने कहा था कि हम गांधी जी को जन नेता के तौर पर कैसे कह सकते हैं। तो आंसर दोनों का सेम हो जाएगा, क्वेश्चन अलग अलग हो जाएंगे। डायरेक्ट फैक्ट यहां पर अटका। और कौन सा क्वेश्चन है? तो साहब राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने पेश किया था? तो साहब ये नेहरू जी ने पेश किया था। जब हमें देखने को मिलता है कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, तभी हमें देखने को मिलता है कि साहब ये जो राष्ट्रीय ध्वज वाला पूरा का पूरा प्रस्ताव है वो भी हमें देखने को मिला। यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो अटका ही अटका। बड़ा इंपॉर्टेंट था और अपने स्लाइड के दौरान शानदार तौर पर अच्छे से पढ़ा था। इसके अलावा साहब सिक्कों से ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त होती है। तो मैंने आपको एक शानदार बात बताई थी न्यूमिस्मिस्टिक की, या मैंने आपको बताया था मुद्रा शास्त्री के बारे में। उसी के उपफैक्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि सिक्कों से क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है। राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उस समय की धातुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये सारी की सारी बातें अपन ने इस टॉपिक के अंदर की थी। इसके अलावा साहब पोलाज और परौती के अंदर डिफरेंस बताओ। तो लो भैया ये पोलाज लिख रखा, ये आपका इंपॉर्टेंट तौर पे परौती लिख रखा। अब ये दोनों अगर आप डेफिनेशन है शानदार शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट के तौर पर बताए होगे, और आप इंपॉर्टेंट तौर पे जितने साल उनको खाली छोड़ा जाता है ये भी बात बता दोगे, तो आपका पूर्णतः काम चल जाएगा। इसमें एक टेबल भी बना सकते थे या दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन भी कर सकते थे। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी डिफरेंशिएशन वाला आए तो बीच में काटकर और दोनों का डिफरेंशिएशन अच्छे से लिखो। जितने भी नंबर हो, अगर 2 नंबर का है तो 4 डिफरेंस लिख दोगे इतने तो अच्छे नंबर पूर्णतः आ जाएंगे। सौंदर्यीकरण कॉपी का बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मैंने आपको बताया था। अच्छा, इसके अलावा इब्न बतूता ने वनस्पतिक उपज पान का चित्रण कैसे किया है? तो भैया जो इब्न बतूता का स्रोत था उससे भी ये क्वेश्चन आया, और किताब के अंदर आगे भी पूरी तरीके से दे रखा था साहब के पान का चित्रण जो है वो किस प्रकार किया। मुझे ऐसा लगा था या तो पान आएगा या इंपॉर्टेंट तौर पे नारियल आएगा। दोनों को लेकर इब्न बतूता जो था वो बड़ा अचंभित हो गया था। तो पान से क्वेश्चन आया भैया, बिल्कुल पान से पूर्णतः इब्न बतूता के फैक्ट के तौर पर अपन ने पढ़ा था। इसके अलावा साहब स्त्रीधन किसे कहते हैं? तो भैया स्पेसिफिकली स्त्रीधन से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया साहब, स्त्रीधन किसे कहते हैं। इसी क्लास के अंदर मैंने आप लोगों के लिए 2 टेबल भी बनाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि साहब स्त्रीधन को और बेटर तरीके से कैसे अपन डिफाइन कर सकते हैं, अपन ने चर्चा करी थी। फिर इसके अलावा दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट इतिहासकारों को किस प्रकार सामग्री उपलब्ध कराती है? तो ये दक्कन दंगा आयोग आपके बढ़िया माइंड मैप के तौर पर, जिससे आप आसानी से चीजों को समझ पाओ। तो अगर अपन ने क्लास को एनसीईआरटी को फ्रंट से बैक तक पढ़ा है, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं, माइंड मैप बनाए हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, रिवीजन किया है, तो अपने को कोई भी नहीं रोक पाएगा, अपने बढ़िया नंबर वहां पर आएंगे। फिर इसके अलावा उपनिवेशवाद और देहात नामक अध्याय के अंदर कुदाल और हल से क्या अभिप्राय है? तो स्पेसिफिकली मैंने यहां पर कुदाल की बात कर दी थी कि साहब कुदाल किसके लिए कहा गया है और हल जो है वो किसका प्रतीक है। तो बिल्कुल आपको बता रहे हैं साहब कुदाल किसका प्रतीक है और हल किसका प्रतीक है। दोनों फैक्ट आप यहां पर बड़ी डायरेक्ट से यहां पर पूर्णतः लिख सकते थे।
मौर्य वंश की जानकारी हमें किन स्त्रोतों से प्राप्त होती है? सारे के सारे स्त्रोत मौर्य वंश से जुड़े हुए थे, जिनको अगर आप लिखकर आए होंगे तो अच्छे नंबर वहां पर पूर्णतः मिले होंगे आपको। तो साहब इस प्रकार के क्वेश्चन थे। इनके अलावा एक और दो चार इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जो भारत छोड़ो आंदोलन वाला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आया था भारत छोड़ो आंदोलन वाला, वो भी हमने पूर्णतः अच्छे से किया था। अगर आपने भारत छोड़ो आंदोलन वाला शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट भी देखा है तो आप उस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाओगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। इसके अलावा हमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो भी हमने रिविजन मॉड्यूल के टाइम पर अच्छे से किया था, मुझे अच्छे से याद है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रही कि अगर आप मैप की बात करते हो, देखो भाई ये सारे के सारे क्वेश्चन तो चलो ठीक है, मैप की बात करते हो तो मेरठ अपन ने ढंग से पढ़ा था, नासिक अपन ने मैप पढ़ाया था, साथ साथ में जो लास्ट की क्लास हुई थी उसमें मैंने लास्ट की जो थर्ड रिवीजन क्लास थी उस दौरान मैंने आपके लिए पीडीएफ शेयर करी थी इसी क्लास के साथ ही, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट मैप के जो फोटोज थे, राखी गढ़ी अगर अपने फर्स्ट ही पन्ने का अगर मैप पढ़ाओ तो उसमें राखी गढ़ी बढ़िया तौर पर दे रखा था, अपने इंपॉर्टेंट तौर पे राखी गढ़ी के साथ साथ में रंगपुर भी आपने पढ़ा होगा। तो सब ऐसे डायरेक्ट फैक्ट्स हमें देखने को मिले हैं चाहे मैप के हो। अब क्या बात हो जाती है कि भाई हमने जो 95% से अधिक अंक लेकर आने का सपना देखा था वो बढ़िया तौर पर पूरा हो सकता है। आशा करता हूं आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। अगर एक दो क्वेश्चन छूट भी गए हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अपन ने अपनी पूरी मेहनत करी, अब अपन एग्जाम देकर आ गए, अब ज्यादा परेशान नहीं होना, आने वाले एग्जाम के ऊपर फोकस करना है, अपना बिल्कुल भी मनोबल डाउन नहीं करना। अगर बहुत ज्यादा अच्छा हुआ हो तो ज्यादा खुश नहीं होना, आगे वाला भी अच्छा करना है, और अगर नॉर्मल हुआ हो तो भी परेशान वाली बात नहीं है, अपने अच्छे ही नंबर आएंगे, घबराओ मत। डन यहां तक? चलो, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे। तो अपन इस बात पे पूर्णतः कह सकते हैं कि 100% पेपर जो था वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे पूरा का पूरा हमने जो पढ़ा था, हमने जो रात दिन एक मेहनत करी थी, अपन सब ने मिलकर, पूरे परिवार ने मिलकर अपन ने मेहनत करी थी, वो आप लोगों के लिए सही रही। तो अंत में एक ही बात, आशा करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।